चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आपका क्वार्टरली एग्जाम हो गया यानी कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपका 1 अक्टूबर यानी कि कल को ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं इस बार क्वार्टरली एग्जाम, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि 110% इसी से आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आने वाली बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन जो होगा वह आपका 5 अंक का होने वाला है, यानी कि पहला क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा, जो कि आपका वैकल्पिक होगा, यानी कि आपका क्या होगा तो MCQS का होगा। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है पहले वाले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा जो कि भारत से नहीं लगती है। तो आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, तो वह आंसर आ जाएगा यानी तजाकिस्तान। यानी कि तजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है, यानी कि जिसका जो बॉर्डर है वह भारत देश से नहीं लगता है। और बाकी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये तीनों ही देशों की इनकी जो सीमा है, इनके बॉर्डर है, वह किससे यानी कि मिलता है, इनकी किससे लगता है, तो वह इंडिया से लगता है, इनके भारत से लगता है। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की घाटी को कहते हैं। तो निम्न हिमालय एवं शिवालिक पर्वतों के बीच की जो घाटी है उसे हम कहते हैं दून घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि पठार किसे कहते हैं और मैदान किसे कहते हैं। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, क्योंकि यह भी आप एग्जाम में फंस सकता है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन में कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो एक स्थलीय भाग होता है, जैसे कि हमारा इंडिया जो है, इनके इंडिया की जैसे कि अरब सागर हो गया, तो अरब सागर क्या है, तो वह तीनों तरफ से इनके समुद्रों से घिरा हुआ है, अर्थात क्या है, सागरों से घिरा हुआ है। तो वह प्रायद्वीप कहलाता है। इनके ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला सही है, सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन में डी भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है भारत में प्रजातीय पौधों की संख्या कितनी है। तो भारत में जो प्रजातीय पौधे हैं उनकी संख्या कितनी है, तो मैक्सिमम यानी कि 50,000 है, यानी कि कितनी है तो 50,000, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड वाला आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन नंबर ई भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ये भी यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, भारत का जो सबसे यानी कि सर्वोत्तम जो सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह हिमालय पर्वत है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में छात्र हो तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको देखना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है, यानी कि आपको 5/5 यानी कि फुल मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली स्थान भरना होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, क्या बूलर है या फिर भीमताल है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो भारत की सबसे मीठी, ये सबसे बड़ी व सबसे मीठी झील जो है, यानी पानी की जो झील है वह कौन सी है, तो वह आपका भीमताल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला आ जाएगा यहाँ पर। तो आपको क्या लिखना है, तो सिंपली आपको यहाँ पर भीमताल लिख देना है। क्या लिख देना है, तो आपको यहाँ पर भीमताल लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। तो ये अमरकंटक है, यानी कि जो यहाँ पर प्रयागराज में है, यानी कि अमरकंटक से निकलने वाली नदी का नाम क्या है। तो आपको बताते चलूँ, वह नर्मदा है। कौन सा है, तो नर्मदा, आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सिंपली आपको नर्मदा लिख देना है। क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर नर्मदा लिख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें, पहले वाले में आपका भीमताल हो चुका है, सेकंड वाले में आपका यानी कि नर्मदा हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन सा की बात करें कि भारत में मानसून का आगमन डैश महीने से होता है। तो भारत में जो मानसून का जो आगमन है, यानी कि प्रारंभ होता है, वह कब से होता है, तो वह जून से ही प्रारंभ हो जाता है। जून से, यानी कि 15 जून से ही प्रारंभ हो जाता है। 15 जून से ही क्या हो जाता है, तो 15 जून से प्रारंभ हो जाता है, यानी कि बरसात आ जाती है। इनके क्या हो जाता है, तो आपको यहाँ पर इस टाइप से आपको लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन नंबर डी भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में 110% आना ही आना है, क्योंकि यह क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। यह क्वेश्चन 110% आना ही आना है, ये लिख के ले लो, यह क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है सुंदरबन डेल्टा में डैश इनके वन पाए जाते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आपको बताते चलूँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला आ जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको मैंग्रोव लिख देना है कि मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो विश्व में यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जहां पर वर्षा होती है, वर्षात होती है, तो वहां पर वह कौन सा स्थान है, तो वह मौसिनराम है। क्या है, तो मौसिनराम आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात करें तो इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं और आप लिख सकते हैं, क्योंकि यही एग्जाम क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट होने
वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ये इसके भी चांस काफ़ी लग रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाइए, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो स्तंभ आ और स्तंभ बा आपके सामने उपस्थित हो चुका है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि कानून में संशोधन कौन करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो कानून में जो संशोधन होता है, यानी कि जो क्या होता है, जैसे कि आपका संविधान हो गया, तो संविधान एक कानून की यानी कि एक किताब है जो कि आपका कानून की किताब कहलाती है। तो कानून में संशोधन कहाँ से होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, वह करता है सांसद, यानी कि सांसद के द्वारा क्या होता है, तो वह कानून में संशोधन होता है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वह कौन करता है, तो वह करता है राष्ट्रपति। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड पर चला जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, तो थर्ड वाले पर आपका ऑप्शन चला जाएगा, यानी सेकंड वाले क्वेश्चन का आपका थर्ड वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है बहुमत वाली पार्टी का नेता, यानी कि बहुमत वाली पार्टी का नेता अर्थात जिसके सबसे ज्यादा बहुमत होते हैं, उस वह क्या बनता है, तो वह प्रधानमंत्री बनता है। क्या बनता है, प्रधानमंत्री, यानी कि पीएम बनता है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर डी की कि कानूनी विवादों पर निर्णय कौन लेता है, तो कानूनी विवादों पर जो निर्णय लेता है वह न्यायालय लेता है। क्या लेता है, न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहले पर चला जाएगा। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू की गई थी, तो वह 2 अक्टूबर 1993 को लागू की गई थी। यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार जो योजना है इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यह आपके 5/5 अंक यानी पक्के हो चुके हैं, यह क्वेश्चन आना है। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन फोर्थ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा और समझना होगा। यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन है कि सत्य असत्य बताइए, यानी कि आपको सत्य सत्य लिखना है, यानी कि ट्रू फॉल्स आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन है जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में यानी कि परमाणु बम का प्रयोग किया था, कि यह सत्य है। तो जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का यानी प्रयोग किया था, यह सत्य है, आपको यहाँ पर रॉन्ग है। तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। फिलहाल की मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स हाँ, इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा, यानी कि जो जर्मनी है उसने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का उपयोग किया था, यानी प्रयोग किया था, इसलिए आपका यह क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। आपको यहाँ पर सही का निशान नहीं लगाना है, बट आपको यहाँ पर सत्य लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर सत्य असत्य बताना है यहाँ पर। नेक्स्ट ईयर बात करें कि जो निजी यानी कि संपत्तियों पर, यहाँ पर कह रहा है जो निजी यानी कि जो पास की संपत्तियाँ हैं, पूंजियाँ यानी कि पूंजीपतियों का समर्थन करते हैं, वो समाजवादी कहलाते हैं। क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो क्वेश्चन फोर्थ का आपका सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा, तो वह राष्ट्रपति यानी कि क्या आ जाएगा आपका आंसर निकलकर यहाँ पर, तो आपका यह आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा, आपका आंसर निकलकर असत्य आ जाएगा, क्योंकि क्या कहलाते हैं, यह वो नहीं कहलाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो निजी संपत्तियों या फिर यानी पूंजीवादी यानी पूंजीपातियों का समर्थन करते हैं वो समाजवादी कहलाते हैं, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, इनके पहला आपका यहाँ पर राइट हो चुका है, सेकंड वाला आपका रॉन्ग हो चुका है। और यहाँ पर क्वेश्चन में की बात करें कि अक्टूबर 1917 की क्रांति का संबंध रूस से है, कि यह सत्य है या फिर असत्य है। तो क्वेश्चन सा का आपका यहाँ पर जवाब क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पर आपका यहाँ पर थर्ड का जो आंसर आ जाएगा तो वह आपका सत्य आ जाएगा, यानी कि इसका जो संबंध है वह रूस से ही है, इसलिए आपका यह सत्य हो चुका है, यानी ट्रू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर ट्रू लिख देना है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन डी की कि नात्सी विचारधारा का मुख्य आधार सभी राज्यों को बराबर का हक देना था, तो क्वेश्चन डी का आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा असत्य। क्या आ जाएगा, असत्य आपको यहाँ पर लिख देना है सिंपली। नेक्स्ट ईयर बात करें कि डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण है, कि यह सत्य है। क्वेश्चन ई का आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो यह भी आपका असत्य आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर मानव पूंजी का उदाहरण नहीं है, इसलिए आपका यह भी असत्य आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 50 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह क्वेश्चन आपका एक शब्द में आपको आंसर देना होगा। इनके पहला क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ रहा है जो कि आपको एक ही वर्ड में आपको आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में कि 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि यह एसएसटी है, अर्थात यह क्या है, तो यह आपका हिस्ट्री से लिया गया है कि 26 जनवरी यानी कि 1994 को किस देश का झंडा फहराया गया था। तो आपको यहाँ पर यानी कि इसका जवाब लिखना होगा। फिलहाल ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका ईयरली एग्जाम में भी आ सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है 26 जनवरी 1994 को किस देश का झंडा लहराया गया था। तो आपको किसके स्थान पर क्या लिख देना है, आपको सिंपली आपको सिंगापुर लिख देना है। क्या लिख देना है, तो इनके सिंगापुर का झंडा लहराया गया था, इन्हें फहराया गया था, इनके लहराया गया था या फहराया गया था, एक ही बात है, सिंगापुर आपका आंसर आ जाएगा सिंपली यहाँ पर। यानी कि 26 जनवरी 1994 को सिंगापुर देश का झंडा लहराया गया था। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन वह भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार का भेद था। तो दक्षिण अफ्रीका है उसमें किस प्रकार का भेद था, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्वेश्चन बा का आपका यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, तो रंग भेद का, यानी कि क्या था, तो रंग भेद का था। रंग भेद आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, क्योंकि कौन काला है कौन गोरा है, इस तरीके से उसका भेद था। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, तो यही यानी कि रंग भेद का आज भी चल रहा है। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन भी काफी
इंपॉर्टेंट है कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में किसके खिलाफ आंदोलन किया था। तो नेल्सन मंडेला ने किस दक्षिण अफ्रीका में किस देश के खिलाफ आंदोलन किया था, तो आपको ये बताना होगा। क्वेश्चन 5 का जो आपका ऑप्शन नंबर का यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा। तो उन्होंने जो किया था वह नीति के खिलाफ आंदोलन किया था। किसके खिलाफ किया था, तो नीति के खिलाफ। आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है, नीति लिख देना है, फिर उसके बाद आपको लिख देना है के लिखना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर खिलाफ। आई होप आपको समझ में रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भी आप समझ सकते हैं कि मनरेगा अधिनियम इनके कब लागू हुआ था। तो मनरेगा अधिनियम जो है वह कब लागू हुआ था, तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ, वह 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। कब हुआ था, तो 7 सितंबर, यानी कि आपको क्या करना है, तो 7 सितंबर लिख देना है और 2005 ईस्वी आपको लिख देना है। इस तरीके से आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। यानी मनरेगा अधिनियम जो लागू हुआ था वह 7 सितंबर 2005 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक निर्धन राज्य कौन सा है। तो वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि इस टाइम जो चल रहा है अभी, भारत का सर्वाधिक निर्धन यानी कि जो सबसे गरीबी रेखा में जो राज्य आता है वह कौन सा आता है। तो फिलहाल क्या आपका यहाँ पर आंसर अभी जो चल रहा है वह छत्तीसगढ़ चल रहा है। तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी हो आप, तो आप इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हो और समझ सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 6 भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन 110% आना ही आना है। यहाँ पर कह रहा है सेकंड वाले क्वेश्चन में, यहाँ पर कह रहा है मित्र यानी कि मित्र राष्ट्रों में शामिल देशों के आपको नाम लिखना होगा। यानी कि जो मित्र राष्ट्र हैं, अर्थात जैसे कि इंडिया से जितने भी यानी कि मित्र राष्ट्र हैं, यानी कि जो मिले हुए हैं, उन देशों के आपको नाम लिखना होगा। तो कौन कौन से हैं मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका यहाँ पर आ जाएगा इंग्लैंड। क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आपका इंग्लैंड आ जाएगा। क्या निकल कर आ चुका है यहाँ पर आपका इंग्लैंड, आपको लिख देना है, सिंपली आपको इंग्लैंड लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका पहला तो इंग्लैंड हो चुका है, ये पहला आपको इंग्लैंड हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्या नहीं, क्या आ जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो आपको यहाँ पर सिंपली लिख देना है, संयुक्त लिख देना है, फिर उसके बाद आपको लिखना है राज्य लिख देना है, फिर उसके बाद आपको अमेरिका लिख देना है। क्या लिख देना है, तो अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है दूसरा देश। और तीसरा देश कौन सा है, तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और तीसरा देश आपका यहाँ पर आ जाएगा जापान। जापान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो जापान आ जाएगा, आपको जापान लिख देना है। फिर उसके बाद आपको कॉमा लगाकर क्या लिख देना है, रूस तथा फ्रांस है। यानी कौन कौन से है, तो रूस तथा फ्रांस है। तो आई होप आपको समझ में रहा होगा। नेक्स्ट ईयर बात है, नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर देखना होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं कि मित्र राष्ट्रों से शामिल देशों के नाम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड है और संयुक्त राज्य अमेरिका है और जापान है और रूस तथा फ्रांस, यानी ये तीन इनके एक ऐसे देश हैं जो कि मित्र राष्ट्रों से शामिल देशों के नाम में आते हैं। इसलिए आपका विकल्प इस टाइप से आ जाएगा। यहाँ पर बात है अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है सूदखोर शब्द का प्रयोग किसने यानी किसके लिए किया जाता है। तो सूदखोर का शब्द किस लिए किया जाता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ। यानी कि ऐसा कर्ज या फिर ऐसा ब्याज जो कि लिया गया हो तथा अपने मकान में लिया यानी कि लगा दिया हो, फिर या फिर किसी काम में ले लिया हो, बट उसको यानी वापस नहीं किया जाता है, उसे हम सूदखोर भी कहते हैं। इस तरीके से आपका आंसर लिख दीजिए। यह तो आप खुद ही भी ले सकते हो क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में, इसके चांस लग रहे हैं। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 7 भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर समझना होगा क्वेश्चन नंबर, यह भी आपका यानी कि 7 वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन आपका 2 अंक का होने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 110% आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में आपको लिखना होगा, यानी कि राइट द मीनिंग ऑफ, यानी कि क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड्स, यानी कि आपको लोकतंत्र का अर्थ जो है उसको आपको सिंपली भाषा में यानी कि अपनी ही लैंग्वेज में लिख दीजिए, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र का अर्थ होता है आजादी, कि आजादी होता है अर्थात लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। तो आपको क्या लिख देना है, लोगों का शासन, इस तरीके से लिख देना है आपको, इनके लोकतंत्र का अर्थ लिख देना है हेडिंग में डालकर। फिर उसके बाद आपको लिख देना है इनके लोगों का शासन अर्थात पीपल्स, इनके आपका क्या आ जाएगा, इनके डेमोक्रेसी ऑफ यानी कि पीपल, आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा। इनके शासन आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा, यानी कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, इस टाइप से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र एक ऐसा चीज है जैसे कि जब तक कि हमारा संविधान नहीं लागू हुआ था, यानी जब तक नहीं लिखा गया था तब तक हमारा देश फिर भी गुलाम था, क्योंकि हमारे पास संविधान नहीं था, फिर भी हम अंग्रेजों की ही गुलामी कर रहे थे। इस तरीके से आपका लिख दीजिए, आपके यानी कि विशेषताएं हो जाएंगी, क्योंकि लोकतंत्र की अर्थात आपको संविधान की विशेषताएं लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, क्वेश्चन 8 भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था व उसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो आपको ये बताना होगा। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वह कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950
ईस्वी को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। वह उसमें अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 यानी कि कितने हैं? तो 395 उसमें अनुच्छेद होते हैं। आपको ये लिख देना है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, वह उसमें इनके 395 अनुच्छेद हैं। इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर अथवाले की बात करें, यहाँ पर कह रहा है संविधान से क्या आशय है, इनके क्या कर रहा है? व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन मीन, यानी कि संविधान से क्या आशय है, अर्थात क्या मतलब है संविधान का। तो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर मैं ओरली बता रहा हूँ। अगर आप चाहिए, यानी कि अगर आपको चाहिए कॉपी पेन भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा इसका आंसर। यहाँ पर कह रहा है संविधान से क्या आशय है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी तरह से सुनना होगा और समझना होगा। तो संविधान क्या है? तो सबसे पहले आपको संविधान एक हेडिंग डालना है। संविधान क्या है? तो संविधान एक, यानी संविधान क्या है, तो आपको एक हेडिंग डाल देना है। फिर उसके बाद आपको इस टाइप से लिख देना है कि संविधान हमारे देश भारत की एक यानी कि लिखी गई यानी कि कानून की किताब को हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो कानून जिसमें यानी कि हमारे पूरे देश के कानून यानी कि लिखे गए हैं, अर्थात उसी से हमारा पूरा देश इनके उसे यानी कि फॉलो करता है, अर्थात उसी के अनुसार हमारा देश चल रहा है। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह आप खुद भी लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय भू आकृति विभागों के आपको नाम लिखना होगा। तो भारतीय भू आकृति के विभागों के नाम कौन कौन से हैं, आपको वो सभी लिखना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर कह रहा है भारतीय भू आकृति यानी कि विभागों के आपको नाम लिखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 110% यह एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से लिख देना है आपका आंसर। तो फिलहाल क्या आपको लिखना है कि भारतीय भू आकृति विभागों के निम्नलिखित नाम है। तो कौन कौन से हैं, तो मैं आपको यहाँ पर निम्नलिखित, इसलिए तो आप खुद भी लिख सकते हो। तो मैं आपको केवल और केवल आंसर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यानी पहला डालना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है उत्तर में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। तो आपको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर इस टाइप से लिख देना है कि उत्तर लिख देना है। फिर उसके बाद उत्तर में लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है हिमालय का, क्या लिखना है आपको? हिमालय लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है आपका हिमालय का, क्या लिखना है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, क्या लिखना है? पर्वतीय प्रदेश लिखना है। पर्वतीय प्रदेश आप इस टाइप से लिख दीजिए, पर्वतीय प्रदेश इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपका पहले का हो चुका है। नेक्स्ट की अगर बात है, नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है, इनके सेकंड वाले में आपको क्या लिखना है, तो पहले वाला आपका हो चुका है। फिलहाल की यहाँ पर कम स्थान है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बार बार इनकी मिटाकर। यहाँ पर सेकंड वाले में आपको क्या लिखना है? उत्तर का मैदान अथवा उत्तर का विशाल मैदान। आपको क्या लिखना है? उत्तर का मैदान या फिर उत्तर का विशाल मैदान लिख दीजिए। उत्तर का विशाल मैदान आपको लिख देना है। क्या लिख देना है? उत्तर का विशाल लिख देना है। फिर उसके बाद लिख देना है आपको मैदान। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि उत्तर का विशाल मैदान लिख दीजिए। आपका आंसर मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट ईयर बात है थर्ड वाले में आपको क्या लिखना है, तो इसके आपको 4 प्रकार के मिनिमम लिख देना है। तो थर्ड वाले में आपको लिख देना है, यानी कि थर्ड वाले में लिखना है दक्षिण का पठार। क्या लिख देना है आपको? दक्षिण का पठार लिख देना है। दक्षिण का पठार लिख दीजिए। दक्षिण का पठार है, यानी कि दक्षिण का पठार लिख दीजिए। दक्षिण का पठार लिखने के बाद आपको क्या लिख देना है, फिर उसके बाद लिख देना है आपको क्या, चौथे वाले में आपको क्या लिख देना है? समुद्र तटीय मैदान। क्या लिख देना है? समुद्र तटीय मैदान। आपको यहाँ पर समुद्र लिख देना है। फिर उसके बाद आपको लिख देना है तटीय। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मैदान लिख देना है। इस टाइप से आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। नेक्स्ट ईयर बात करें, यहाँ पर चौथे वाले में आपको क्या लिख देना है, चौथे वाले में आपको क्या लिख देना है, आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। चौथे वाले में आपको लिख देना है द्वीप समूह। क्या लिख देना है आपको? द्वीप समूह लिख देना है। इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप 4 लिख दोगे तो आई होप आपको यह 2 अंक यहाँ पर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 10 में क्या कर रहा है, ये आपको देखना होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है लुई 16वीं के समय फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो लुई 16वीं जब था, इनके जब 16वीं का जब राज्यकाज चल रहा था, इनके शासन चल रहा था, तो उस टाइम फ्रांस की क्रांति यानी फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी वह कैसी थी, तो बहुत ही इनके स्तो थी, अर्थात बहुत ही वह गरीब यानी कि निर्धन था। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2 अंक चाहिए तो पूरे इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर बात करें अथवा वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या है जैकोबिन क्लब से यानी कि क्लब के सदस्य कौन थे। तो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वह कौन कौन से थे, तो आपको बताना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर इसका जवाब बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपका आंसर किस टाइप से आ जाएगा, यानी जो जैकोबिन क्लब के जो थे इनके सदस्य थे वह कौन कौन से थे, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैकोबिन क्लब के निम्नलिखित सदस्य थे, कौन कौन से थे, जैसे कि मजदूर हो गया, तो मजदूर जैकोबिन क्लब का क्या था, तो वह था उसका सदस्य। और क्या हो गया, तो छोटे दुकानदार, बड़े नहीं बल्कि छोटे दुकानदार उसके सदस्य थे। और भी यानी कि जैसे कि मजदूर किसान वगैरह उसके सदस्य थे। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होने वाला है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 11 की, यहाँ पर क्या कर रहा है कि भारत की इनके अक्षांशीय एवं देशांतरीय आपको
विस्तार का उल्लेख करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होने वाला है। तो आई होप ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप चाहते हो उसका सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। यहाँ पर कह रहा है मानक समय से क्या आशय है, तो ऐसे समय जो कि यानी वैज्ञानिक तरह से चले उसे हम मानक समय कहते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं 0.19 इस तरीके से लिखते हैं, उसको हम मानक लिखते हैं। तो इसे आप समझ सकते हो। नेक्स्ट ईयर बात है, क्वेश्चन 12 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा कृषि ही की जाती है, अर्थात यहाँ पर सबसे ज्यादा कृषि ही की जाती है, एग्रीकल्चर ही का ही यहाँ पर जो यानी क्या है तो कारोबार चलता है, जो कि यानी सबसे ज्यादा निर्भर है, अर्थात दूसरे देश भी हमारे इंडिया पर भी निर्भर करते हैं। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यह, इसलिए यह जुआ कहलाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अथवा वाली क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय मानसून को एकता का परिचारक क्यों कहा जाता है, तो भारतीय मानसून को एकता का परिचारक क्यों कहा जाता है आपको इसलिए बताना है। तो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारतीय जो मानसून है वह समय वाइज समय यानी कि जैसा कि टाइम बना हुआ है ठीक उसी टाइम से उस पर यानी कि वर्षा होती है और ठीक उसी टाइम ठंड पड़ती है और ठीक उसी टाइम आपका यानी गर्मी पड़ती है, यानी ग्रीष्म ऋतु भी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपका मिनिमम 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। यह आपका आंसर यानी कि 3 आंसर मुकम्मल हो चुके हैं। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कर रहा है क्वेश्चन 13 में कि फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था, तो फ्रांसीसी जो समाज था उसमें महिलाओं का जीवन किस टाइप का था, आपको इसका जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन 14 भी काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर कह रहा है अथवा क्वेश्चन में पहले देखते हैं कि फ्रांस में दास तथा इनके उन्मूलन कैसे हुआ था, तो फ्रांस में दास तथा उन्मूलन कैसे हुआ था, आपको इसका जवाब लिखना होगा। तो काफी इंपोर्टेंट है, इसका भी जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 14 में कुलक शब्द का आपको परिभाषित करना होगा, यानी कुलक किसे कहते हैं आपको इसको क्या करना है डिफाइन कर देना है। अथवा के क्वेश्चन की बात करें रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में आपको लिखना होगा। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी जवाब आपको लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 15 में, इसका भी जवाब आपको लिखना होगा कि नाज़ी जर्मनी में महिलाओं विशेषकर इनकी माताओं की स्थिति पर आपको प्रकाश डालना है, प्रकाश आपको डालना होगा। यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की नाज़ियों ने जनता का पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे, आपको वो भी लिखना होंगे। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 16 की लोकतांत्रिक एवं गैर यानी कि लोकतांत्रिक शासन की आपको तुलना भी करना होगी। अथवा की अगर बात करें लोकतंत्र ही क्यों अपने तर्कों द्वारा आपको विवेचना करना है कि लोकतंत्र अर्थात आज़ादी ही क्यों, आपको अपने इनके शब्दों में आपको इसका तर्क दे देना है कि आपको अपने टाइप से आपको आंसर लिख देना है। यहाँ पर क्वेश्चन 17 की बात करें सदाबहार एवं पतझड़ वन में आपको अंतर बताना हुआ। तो यानी सदाबहार जो वन होते हैं वह सदैव इनके हरे भरे रहते हैं, अर्थात उन पर अगर कोई भी ऐसे कि उन पर जितना भी इनकी जैसे कि इनके उस पर जो पत्ते होते हैं जैसे कि इनके घास फूस होती है उस पर जो जितने भी पत्ते होते हैं या फिर आपके वे हरे भरे रहते हैं तो हमेशा उन पर क्या रहते हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया यूकेलिप्टस जो हो गया, जो आपका सामने आपने देखा भी होगा आपको पता भी होगा, तो यूकेलिप्टस है वह सदाबहार वन में आता है क्योंकि उस पर कभी भी पत्ते उसके नहीं झड़ते हैं। तो अगर झड़ते हैं तो उस पर ऑलरेडी आ जाते हैं, उस पर ऑलरेडी रहते हैं। यहाँ पर बात नहीं पतझड़ वन क्या होता है, जैसे कि पॉपुलर हो गया तो पॉपुलर एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, फिर उसके बाद वह क्या हो जाता है, क्या हो जाए पतझड़ इनके पतझड़ पत्ते में आता है क्योंकि पतझड़ एक बार इनके झड़ जाते हैं फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उसके इनके पत्ते दोबारा से आ जाते हैं, उसे हम पतझड़ वन में लाते हैं। इस तरीके से लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 क्वेश्चन का, ये इनके 4 नंबर का है, ये भी आपका पक्का हो चुका है। और यहाँ पर अथवाले की बात करें कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन एवं पतझड़ वन पाए जाते हैं। किसी एक का आपको वर्णन करना है, जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया सदाबहार वन क्या होते हैं, तो ऐसे वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उन्हें हम सदाबहार वन कहते हैं, उसका आपको विस्तृत रूप से लिख देना है, अपने वर्डों में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर बात करें क्वेश्चन 18 भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीजों का ब्यौरा देना पड़ता है, आपको ये लिखना होगा। तो काफी ही महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर बात करें अथवा क्वेश्चन की चुनाव आयोग कैसे कहते हैं, तो भारत के चुनाव आयोग के आपको अधिकार लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है, इसका जवाब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना, अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए क्योंकि यही पेपर आने वाला है, आपका काफी कुछ इसमें से फंसने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम साथियों के पास शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो